जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये सुपर टेट के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास चल रही है, जिसमें आपको पूरे डिस्क्रिप्शन पूरा जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की भाषा से। और इसमें हम आपको पूरा भरोसा दिलाए हैं कि आपको 30 में 30 आपको टेट सुपर टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाना है, और उसको हम दिलवा के रहेंगे आपसे। बस आप हमारे साथ कंटिन्यूस बने रहिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। लाइक शेयर जरूर करिए, सेशन अच्छा लगे तो। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले देखा था कि संविधान के किस भाग में भाषा का विचार किया गया है, कौन से आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है। उसके बाद इस क्लास में हम लोग देखेंगे भाषा एवं बोलियां। भाषा और बोलियां क्या है, इसका अर्थ क्या है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। भाषा एवं बोलियां, ठीक है। भाषा एवं बोलियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे। आइए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए भाषा क्या है। भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से निर्मित है। भाषा किससे बना है? भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, यानी अपनी बातों को व्यक्त करना। हमने आपको फर्स्ट क्लास में और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था कि अपने विचारों भावनाओं को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करने का एक माध्यम के रूप में। भाषा क्या है? हमारे एक माध्यम के रूप में हम इसको यूज करते हैं। एक माध्यम के रूप में भाषा का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो हमारे विचारों भावनाओं का आदान प्रदान करती है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए भाषा। यानी हम बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, पहले ध्वनि निकल रही है। क्या निकल रही है? ध्वनि, कंपन। यानी कि हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बाबू? तो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। भाषा का लघुत्तम मतलब छोटा उच्चारित उच्चारित इकाई क्या है? देखिए भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो ध्वनि। लेकिन अगर कहे कि उच्चारित, जिसका उच्चारण हो, उच्चारित इकाई क्या है, तो ये भी क्या है? ध्वनि है। अगर हम पूछें कि भाषा का लघुत्तम लिखित इकाई क्या है, क्या है? लिखित इकाई क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? वर्ड। क्या होना चाहिए? वर्ड। और सार्थक इकाई क्या है? अगर भाषा की सबसे सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई क्या होती है बाबू? शब्द। क्या होता है? शब्द। अगर आपसे पूछे कि व्याकरणिक इकाई क्या है, तो आपका क्या होना चाहिए जवाब? पद। और आपसे पूछे सार्थक इकाई क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए वाक्य। अब ये सार्थक क्या होता है? देखिए जैसे हमने पढ़ा ना कि भाषा क्या है। भाषा एक तरह से हमारी वाणी है, भावनाओं को व्यक्त करती है, ठीक है। लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से, ये भाषाओं का मतलब ये एक क्रमबद्ध और सार्थक इकाई है। क्रमबद्ध और सार्थक से इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए ये क्या है, हमने देख क घ अंग च, अब हमने ऐसे लिख लिया। ये क्या है? कोई आगे है कोई पीछे, ये कोई एक क्रम नहीं है। क्या है? कोई क्रम नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि क ख ग घ अंग, अब ये क्या है? एक क्रम है, एक सार्थक है। क्या है? एक सार्थक, एक क्रम है, ठीक है। एक सार्थक इकाई है। और यही सार्थक इकाई, जैसे कहने का मतलब हमने लिखा रघ, अब ये रघ का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं निकल रहा है ये, क्योंकि ये देखिए शब्द तो है, ये शब्द तो भाई, शब्द क्या है? शब्द क्या है? दो अक्षरों के मेल से, कई सारे अक्षरों के मेल से ही तो शब्द का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल। इसी को अगर हम घ र, अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? घ र, यानी एक सार्थक शब्द। यानी कि आपसे पूछे कि सार्थक इकाई क्या है, तो हमारा सार्थक इकाई क्या है? हमारा शब्द निकल के आया। क्या निकल के आया? शब्द निकल के आया, ठीक है। और यही सब शब्द मिलते हैं तो पद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पद का। अब बहुत जब पद आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? वाक्य का। किसका निर्माण करते हैं हम लोग? वाक्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का। इसीलिए भाषा के मुख्य रूप से कितने अंग है बाबू? तो 5 अंग बताए गए हैं। भाषा के मुख्य रूप से कितने अंग बताए गए बाबू? तो 5 अंग बताए गए। ध्वनि, यानी कि पहले हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। ध्वनि में किसका निर्माण हम करते हैं? वर्णों का। किसका निर्माण करते हैं? वर्णों का। यानी कि क्या निकली हमारे मुख से? ध्वनि। ध्वनि के बाद हमें क्या निकला? वर्ड। क्या हुआ? वर्ड। और वर्णों से ही तो हम क्या बनाते हैं? शब्द। क्या बनाते हैं? शब्द। और यही शब्द मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं बाबू? पद का। किसका निर्माण करते हैं? पद का। और यही पद हमारे लास्ट में एक वाक्य, सार्थक वाक्य के रूप में प्रस्तुत होता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर आप अपनी बातों विचारों को किसी दूसरे के सामने क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उसे बताते हैं, समझाते हैं। आपको जो समझ में आए उसको कहते हैं। तो कहने का मतलब कि हम अपनी बातों भावनाओं को कैसे किसी के सामने व्यक्त करते हैं? तो पहले हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। ध्वनि से हमके किसका निर्माण होता है बाबू? वर्ण का। और वर्णों के बाद वर्णों के बाद क्या आता है? शब्द। शब्द के बाद किसका निर्माण करते हैं हम लोग? पद का। पद के बाद क्या करते हैं? शब्द। पद के बाद क्या आता है अंतिम में? वाक्य। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा के 5 प्रमुख अंग है। क्या कितने अंग है बाबू? 5 प्रमुख अंग है। समझ में आ गई होगी बात? कोई दिक्कत
चलिए अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, ताकि आपको कोई कहीं भी कोई किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भार, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, पहले इसको रफ कर दें। चलिए, भाषा क्या हमने कहा था, भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से निर्मित है। पहला, भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से, किससे बना है, भाष्य धातु से बना है, भाष्य धातु से निर्मित है, भाष्य धातु से निर्मित है। ठीक है, किस धातु से निर्मित है बाबू, भाष्य धातु से निर्मित है। यानी जिसका अर्थ अगर बात करें कि अगर जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है, ठीक, अभी हमने आपको बताया जिसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है वाणी, यानी हम वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना, यानी किसी के सामने क्या करते हैं, वाणी को क्या करते हैं बाबू, व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान, विचारों, ठीक है, विचारों एवं भावनाओं के आदान प्रदान, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने विचारों भावनाओं को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका ये जो भावनाओं विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है, क्या जो माध्यम है हमारे विचारों भावनाओं के आदान प्रदान का जो माध्यम है, वही क्या है हमारा, वही तो हमारा भाषा है, वही तो हमारा भाषा है। विचारों भावनाओं के आदान प्रदान को ही तो क्या कहते हैं, भाषा कहलाती है। यानी कि हमारे विचारों भावनाओं का जो जिसके माध्यम से हमारे विचारों भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वही तो भाषा कहलाती है। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भाषा की लघुत्तम इकाई, तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। और ध्वनियों के मेल से वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण का। ठीक है, ध्वनि यानी ध्वनियों से क्या निर्माण होता है, ध्वनियों से वर्णों का। ठीक है, यानी कि हमारी पहली उच्चारित इकाई क्या है, हमारी ध्वनि है। हमारी भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई का ये ध्वनि, या फिर भाषा की लघुत्तम उच्चारित, मतलब हमारे मुख से उच्चारित हो रही है, निकल रही है। कौन निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। कौन सी निकल रही है, ध्वनि। अगर आपसे कहें कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, नहीं, लघुत्तम लिखित इकाई, क्या लिखित इकाई की बात करें, लिखित इकाई, तो अब देखिए ध्वनि से हमारा किसका, अब देखिए ध्वनि को तो लिख नहीं सकते, जो लिखेंगे वो क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण में हमारा क ख ग घ अंग ग च छ, ये सब सारे हमारे वर्ण आ जाएंगे। ठीक, यानी कि लिखित है। भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है, वर्ण है। क्या बाबू, वर्ण है। अब देखिए भाषा की लघुत्तम, ठीक, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, क्या सार्थक इकाई। अब ये तो देखिए वर्ड हो गया, अब सार्थक इकाई, यानी कि सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो, तो वो क्या होगा, अर्थ। यही वर्ड मिलके क्या बना देंगे, शब्द बना देंगे। क्या बना देंगे, शब्द बना देंगे। अगर यही हम अब जब भाषा की इकाई, ठीक है, भाषा की इकाई जो है, अब ये शब्द बन गया। अब शब्द से किसका निर्माण होगा, अगर हम कहें कि भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई, व्याकरणिक इकाई, यानी कि अब व्याकरण के रूप में हम अगर लिखना चाहें, यानी इसका व्याकरण के रूप में व्याकरणिक इकाई, तो क्या आ जाएगा, पद है। क्या बाबू, पद है। क्या बाबू, पद है। यानी व्याकरणिक इकाई हमें क्या हो गई, पद हो गई। भाषा की 1.1 4 चीज हमने बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आता है सीधे से, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है, भाषा की पहली लिखित इकाई क्या है, वर्ण है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि है। अब भाषा की लघुत्तम व्याकरणिक इकाई क्या है, तो पद है। क्या है वो, पद है। क्या है, पद है। अब भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है, भाषा की पूर्ण, अब देखिए ये पूर्ण हो जाइए, पूर्ण, भाषा की पूर्ण, ठीक है, पूर्ण सार्थक इकाई, जिसमें कि हम क्या है,
पूरी तरह से हम अपनी बातों को कह दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से हम अपनी बातों को व्यक्त कर दे रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य। वो क्या है, वाक्य है। क्या है बाबू, वाक्य है। समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए होंगे तो जरूर इसे लाइक शेयर करिएगा। चलिए, अब इतनी चीज समझिए, इसके स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए नोट, लेकिन साथ साथ नोट करते चलेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में पढ़ाई का पढ़ा रह जाता है। चलिए, अब देखिए, जब ये वाक्य हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाषा के, हमारी भाषा जो धातु है उसके कितने अंग है, भाषा के कितने अंग है बाबू। अगर हम बात करें, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि भाषा के कितने अंग है। तो भाषा के कितने अंग है, तो भाषा के 5 अंग है। कितने अंग है, 5 अंग है। अब देखिए, बिना कहे आपको बता देना है भाषा के कितने अंग है, 5 अंग है। अब 5 अंग क्या हो गए, ध्वनि, ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या हमें निर्माण होता है, ध्वनि के बाद कोई लिखित, ध्वनि तो निकलती है लेकिन लिखित में क्या आता है, सबसे छोटी क्या वर्ण है, और वर्णों के मेल से ही किसका निर्माण होता है बाबू, शब्द का। और शब्दों के, ठीक है, शब्दों के बाद शब्दों से किसका निर्माण होता है, पद का, और पद के बाद हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। कहीं कहीं आपको जानते हैं क्या लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ। मतलब ध्वनि, आपको कहीं कहीं देखेंगे ध्वनि, ठीक है, ध्वनि, ध्वनि के बाद क्या, ध्वनि के बाद सीधे क्या देगा, शब्द। क्या कर देगा, शब्द, रूप, रूप, वाक्य, वाक्य, अर्थ। लेकिन इसका ये आंसर सही होगा। ठीक, चलिए, ये चीज समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब भाषा परिवार, यानी भाषा परिवार, यानी भारत की, जो भारत की हमारी है, भारत की भाषा परिवार कितने हैं, तो 4 हैं। कितने हैं बाबू, 4। भारत में 4 भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। कितने भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है, 4 भाषा परिवार की बोली जाती है। अगर आपसे कोई पूछे, रफ कर देना बाबू, अगर आपसे कहे कोई कि भाषा में, भारत में कितनी भाषा के परिवार हैं, तो भारत में 4 भाषा परिवार की बोलियां हैं। 4 भाषा परिवार की, ठीक है, 4 भाषा परिवार की क्या बोलियां बोली जाती है। 4 भाषा परिवार की बोलियां, ठीक है, 4 भाषा परिवार की बोली जाती है। ठीक है, बोली जाती है, या फिर 4 भाषा परिवार की बोलियां बोली जाती है। 4 भाषा परिवार की बोली, ठीक है, 4 भाषा, भारत में 4 भाषा परिवार की बोली, ठीक है, भाषा परिवार की बोली, भारत में 4 भाषा परिवार की बोली जाती है। ये सही रहेगा। हाँ, भारत में 4 भाषा परिवार की बोली जाती है। कौन सी, भारूपीय। कौन सा बाबू, भारूपीय। ठीक, भारूपीय। फिर इसके बाद कौन सा आता है बाबू, द्रविड़। फिर उसके बाद कौन सा आता है बाबू, चीनी। फिर उसके बाद कौन सा होता है, ऑस्ट्रिक। ठीक, यानी कि हमारे भारत में यही 4 भाषा परिवार हैं, और इन्हीं 4 भाषा परिवारों की बोलियां बोली जाती हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसमें बोलियों में बहुत सारी उपभाषाएं निकल के आएंगी। ठीक, तो इन्हीं को बोला जाता है। चलिए, इसको आप कर दे रहे हैं। ये हमारे भाषा परिवार के 4 भाषा परिवार हैं, और उनकी अब बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारूपी परिवार की भाषा क्या है बाबू, यानी कि सबसे ज्यादा कहाँ बोली जाती है, तो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, उत्तर भारत में। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारूपी परिवार है। यानी कि आपसे पूछे कोई कि उत्तर भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार है, तो क्या है बाबू, कौन सा है, भारूपी। क्या है बाबू, भारूपी। क्या है बाबू, भारूपी। यानी कि भारूपी जो है उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, और दक्षिण मतलब कि दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन है, तो द्रविड़ है, जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। दूसरी, ये तो पहले नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार
तो क्या है बाबू, द्रविड़ है। क्या बाबू, द्रविड़ है। ठीक, जो कि खासकर साउथ में, साउथ इंडिया में बोली जाती है। ठीक है, साउथ इंडिया में बोली जाती है, मतलब दक्षिण भारत में बोली जाती है सबसे अधिक। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सबसे मुख्य रूप से यही दो का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आपका जो हम लोग का पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे चीनी उनी लोग आके मिल जाते हैं, तो वहाँ पे चीनी भाषाओं का थोड़ा सा विकास हो जाता है। ठीक, अब देखिए भाषा परिवार के विविध रूप क्या है, तो भाषा परिवार के विविध रूप पे हम लोग आते हैं बोलियों पे। किस पर आते हैं बाबू, बोलियों पे आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाक से। भाषा के विविध रूप क्या होते हैं, भाषा के विविध रूप पे चर्चा करेंगे। भाषा के विविध रूप कहने का मतलब भाषा के विविध रूप, यानी कि हम इनके बारे में जानेंगे, यानी बोली क्या होती है। देखिए भाषा के विविध रूप, बोली पहले जानते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी छोटे क्षेत्र में जैसे बोली, जैसे आपके घर की बोली अलग है, आपके गांव की बोली अलग है, पड़ोस वाले गांव की बोली अलग है। हर गांव का अपना अलग अलग टोन होता है। हर गांव के मतलब थोड़ा थोड़ा टोन बदलता जाएगा। अगर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो थोड़ा सा टोन बदल जाएगा लोगों के बोलने की भाषा में। तो ये क्या होती है, अपनी स्थानीय बोली भाषा होती है, स्थानीय बोली भाषा होती है। मातृभाषा के बाद स्थानीय बोली का महत्व होता है। यानी कि स्थानीय बोली हम उसे कह सकते हैं, बोली उसे कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर किसी छोटे क्षेत्र में, यानी कि किसी छोटे क्षेत्र में, किसी गाँव में, छोटे क्षेत्र में जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, भाषा के रूप को ही क्या कहते हैं हम लोग, बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ये आपसी बोलचाल की भाषा है। क्या है, आपसी बोलचाल की भाषा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक, देखिए स्थानीय स्तर पे अगर हम इसको लिखने की बात करें, आप लिखना चाहें तो स्थानीय स्तर पर, ठीक, स्थानीय स्तर पर किसी छोटे से क्षेत्र, किसी छोटे से क्षेत्र, किसी छोटे से क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा, किसी छोटे से क्षेत्र, ठीक है, किसी छोटे से क्षेत्र में जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बोली कहते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बोली क्या है तो आप कह देंगे कि स्थानीय स्तर पर किसी छोटे से क्षेत्र में जन सामान्य द्वारा, ठीक है, जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहते हैं। अब देखिए बोली के बाद आता है उपभाषा। क्या आता है, उपभाषा। बोली के बाद क्या आता है, उपभाषा। अब ये उपभाषा क्या होता है इसे भी जान लीजिए। उपभाषा यानी कि किसी भाषा का एक रूप ही है, उसी भाषा का ही क्या है, रूप है। ठीक, उस भाषा का क्या है, रूप है, या फिर उस भाषा का सहायक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उपभाषा कहेंगे। उपभाषा, देखिए उपभाषा को ही हम विभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाषा कहिए चाहे उपभाषा कहिए। ठीक, विभाषा। अब देखिए इसमें है क्या अंतर, भाषा, किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकारों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी भाषा के क्षेत्रीय, ठीक है, मतलब कोई भाषा है उसके क्षेत्रीय, मतलब उस भाषा का क्षेत्रीय में, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार, तो किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकारों को कहा जाता है। मतलब देखिए भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी को ही लोग, कोई भोजपुरी रूप में बोलता है, कोई अवधी रूप में बोलता है, ठीक है, कोई क्या करता है मगही बोलता है, लेकिन है तो क्या हिंदी ही है। यानी कि हिंदी ही है, बट इसको बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक, तो कहने का मतलब ये क्या है, उस क्षेत्र की उपभाषा है, मतलब किसी क्षेत्र की उपभाषा है। ठीक, हर क्षेत्र की अपनी अपनी उपभाषा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकारों को कहा जाता है क्या, विभाषा या फिर उपभाषा कहा जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, यानी उसमें साहित्य रचना भी होने लगे तो उसे उपभाषा कहते हैं। ठीक, जैसे आपका
आपने कोई भाषा सीखा, उस भाषा के आधार पर आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने कोई साहित्य लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, अपनी भाषा क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो वो उपभाषा कहलाने लगेगी। क्या कहलाने लगी? उपभाषा कहलाने लगी। यानी आप क्षेत्रीय भाषा में अगर कोई कविता, पोयम, उपन्यास ये सब लिखना प्रारंभ कर दिए तो वो भाषा क्या कहलाएगी? उपभाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उपभाषा कहलाएगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है कि साहित्यिक रचना भी होने लगे तो उस भाषा को क्या कहा जाता है। अगर किसी भाषा के प्रकार को साहित्यिक रूप में लिखा जाने लगा तो उस भाषा को क्या कहते हैं? तो उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उपभाषा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है मानक। क्या आता है? मानक। क्या आता है? मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म होगा तो हम हर चैप्टर खत्म होगा, हर चैप्टर पर कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक, जो कि अलग अलग एग्जामों में आया होगा, उन सबको हम कराएंगे ताकि आप देखेंगे कि हर लेवल पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी। देखिए, मानक भाषा क्या है? मानक भाषा यानी कि व्याकरण से निर्मित या फिर व्याकरण से नियंत्रित एवं परिष्कृत भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? मानक भाषा कहते हैं। व्याकरण से, यानी जो व्याकरण हम सीखते हैं, ठीक है, व्याकरण से नियंत्रित, ठीक है, व्याकरण से नियंत्रित एवं परिष्कृत, ठीक, व्याकरण से नियंत्रित एवं परिष्कृत भाषा मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा कहलाती है। यानी मानक भाषा क्या कहलाती है? जो कि व्याकरण से नियंत्रित या फिर परिष्कृत, यानी उसमें व्याकरण रूप से उसको प्रस्तुत करते हैं, यानी कि उसे हम अपनी मतलब लिख कर दिखाते हैं, दर्शाते हैं व्याकरणीय रूप में, इसीलिए उसको मानक भाषा के रूप में जाना जाता है। चलिए देखिए, आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या किससे मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति, ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है बाबू? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से होती है, ठीक है। ठीक, अब देखिए, सौरसेनी से मानी जाती है। किसी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। किसी भाषा के अंतर्गत, किसी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। किसी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां आती हैं। और 17 क्या आती है बाबू? बोलियां आती हैं, और 17 बोलियां, और 17 क्या बोलियां आती हैं। समझ गए होंगे जहां तक हमें लग रहा है, क्योंकि हम किसी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किसी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। ठीक, चलिए अब रफ कर दें। देखिए, भाषा को थोड़ा सा और कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि खड़ी बोली, मतलब हिंदी की जो भाषा है, बोलियां हैं, ठीक है, उनका नामकरण किसने किया? तो खड़ी बोली का नामकरण किसने किया? लल्लू लाल ने। किसने किया था? लल्लू लाल ने। कौरवी का किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन या फिर भोलानाथ तिवारी का नाम आता है। किसका नाम आता है? कौरवी का क्या आता है? कौरवी क्या है? एक तरह से एक बोलियां है जिसका राहुल सांकृत्यायन या फिर भोलानाथ तिवारी का नाम आता है। बिहारी किसका आता है? ग्रियर्सन का आता है। किसका आता है? ग्रियर्सन का आता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि खड़ी बोली, खड़ी बोली लल्लू लाल, ठीक है। ये लल्लू लाल क्या है भैया? लल्लू लाल जो है ये खड़ी बोली की क्या है?
खड़ी बोली का नाम इन्होंने दिया, मतलब कुछ भाषा है उनका नाम इन्होंने खड़ी बोली नाम दिया, इसलिए लिखा। कौरवी, कौरवी। राहुल संकृत्यान का नाम सुना होगा, राहुल संकृत्यायन, ठीक है। राहुल, राहुल क्या, संकृत्यायन, ठीक है। राहुल ये आता है कृत्यान, राहुल संकृत्यायन क्या है आपका, ये है। और उसके बाद एक दूसरा नाम आता है किसका, भोलानाथ का। किसका आता है, भोलानाथ तिवारी का, तिवारी, भोलानाथ तिवारी, ठीक, भोलानाथ तिवारी का नाम आता है। फिर बिहारी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहारी, बिहारी जो बिहारी भाषा है कि बिहारी जो बोली है उसका नामकरण किसने किया था, तो उसका नामकरण किया था गियर्सन ने। किसने किया था, गियर्सन, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया गियर्सन, ठीक है। यूपीएसआई में 2021 में पूछा गया है, ठीक। राजस्थानी भाषा, अब क्या, राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा भी किसने नाम दिया था, गियर्सन ने नाम दिया है। राजस्थानी भाषा जो वर्ड है ये भी कौन दिया है, ग्रियर्सन ने दिया है। कौन, ग्रियर्सन ने, ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन, ठीक। अब राजस्थानी आ गया। भोजपुरी, भोजपुरी रेमंड, भोजपुरी, भोजपुरी रेमंड, रेमंड ने क्या क्या, भोजपुरी का नाम दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैथिली, मैथिली, तो मैथिली किसने दिया था ना बाबू, तो कोलब्रुक, कोलब्रुक, ठीक, कोलब्रुक ने मैथिली का नाम दिया, ठीक। ईश्वर चंद्र गुप्त ने कौन सा दिया, तो ब्रजबुली, ब्रजबुली, ब्रजबुली कौन दिया था, ईश्वर, ठीक है, ईश्वर चंद्रगुप्त, ईश्वर चंद्र गुप्त, गुप्त, ईश्वर चंद्रगुप्त ने ये नाम दिया था, ठीक। चलिए रफ कर दे रहे हैं। ये था कि बोलियों के नामकरण, यानी कि बोलियों का क्या किया था, नामकरण किया गया था, किसके द्वारा, इस बोली का नामकरण किया गया था, तो उनके हमने नाम आपको लिखकर प्रस्तुत कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो नामकरण किसी का जानने में। अब आते हैं उपभाषा, अपभ्रंश और बोलियां। उपभाषा और अपभ्रंश बोलियां, मतलब कि जैसे कि सौर श्रेणी है, तो सौर श्रेणी भाषा है, तो इसका मतलब किसने दिया था, और हर अलग अलग भाषा का अपना क्या है, रूप है, ठीक। तो चलिए इनको देख लेते हैं। पहला हेडिंग डाल दीजिए, एक तरफ उपभाषा लिख दीजिए, उपभाषा, ठीक, एक तरफ क्या करिए, उपभाषा लिख दीजिए, दूसरी तरफ क्या लिख दिए, अपभ्रंश, क्या लिख दीजिए, अपभ्रंश, क्या लिख दीजिए, अपभ्रंश, ठीक। एक तरफ क्या लिख दीजिए, बोलियां, क्या लिख दीजिए, बोलियां, ठीक है, बोलियां। उपभाषा, अपभ्रंश और बोलियां। उपभाषा जैसे पश्चिमी हिंदी है, क्या है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी जो है ये किस अपभ्रंश से आई है, तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से। किससे बाबू, सौर श्रेणी, किससे, सौर श्रेणी अपभ्रंश से ना, अपभ्रंश, चलिए ऊपर तो लिखा ही है अपभ्रंश, सौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक है। इसकी बोलियां कौन कौन सी है, इसमें आती है खड़ी बोली, कौन बाबू आती है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, लिख लीजिए, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा मथुरा साइड में, ठीक है। और पश्चिम में आपका राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, ये सब आता है ना, कन्नौजी, कन्नौजी, ठीक, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली, और बारूक, कौन होती है, बागरू, ठीक है, बागरू, समझ गए, बागरू, बागरू में आपका हरियाणा, जाटू, ये सब आता है, ठीक। तो ये हमारी क्या है, बोलियां हैं, क्या है बाबू, बोलियां हैं। अब आते हैं पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी था, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का भी विकास किससे हुआ है बाबू, पूर्वी हिंदी का भी, तो पूर्वी हिंदी का भी विकास क्या किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से ही हुआ, अर्धमगही से हुआ, किससे हुआ है, अर्धमगही से हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अर्धमगही से, किससे, अर्धमगही से, अर्धमगधी, क्या, अर्धमगधी से,
ठीक। अर्धमागधी से किसका विकास हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो देखिए अर्ध जो मगधी है यानी कि पूर्वी है, इसमें अवधी आती है, कोसली आती है, बघेली आती है, रिवाई आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आती है, और खलटाही आती है, लरिया आती है। इतनी भाषा किसमें आती है? तो आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, यानी अवधी, बघेली, बघेली, ठीक है, अवधी, बघेली, मैथिली, ठीक है, मैथिली, और मैथिली इसमें नहीं आती है। अवधी आती है, बघेली, अवधी आती है, बघेली आती है, कोसली आती है, कोसली आती है, और छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी आती है, और लरिया, ये किसमें आते हैं बाबू? ये पूर्वी हिंदी में आते हैं। किसमें आते हैं? पूर्वी हिंदी। ठीक। अब आते हैं कौन सा? बिहारी हिंदी। हाँ, बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से आया है? तो बिहारी हिंदी मागधी किससे आया है बाबू? मागधी अपभ्रंश से आया है। बिहारी हिंदी किससे आया बाबू? तो मागधी। ये अर्धमागधी था, ये मागधी, ये अर्धमागधी था। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी और मागधी बिहारी, पूर्वी से, ठीक है, बिहारी। अब इसमें आएगा मगही, मैथिली, ठीक है, इसमें आएगा मगही, मैथिली, ठीक है, मगही मैथिली। आपसे पूछेगा कि मगही मैथिली किसमें आएगा? तो आपका सीधे आएगा किसमें? इस वाले में, आपका बिहार में। और एक आ जाएगा भोजपुरी, जिसकी वजह से आप बिहार में जानते हैं, भोजपुरी। ठीक। अब तीन हो गए ना। और हाँ, एक और है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी बाबू, तो पहाड़ी हिंदी की जो पहाड़ी हिंदी है, ये खस सौसनी है। क्या है? खस सौर सेनी इसकी अपभ्रंश है। किसकी? पहाड़ी हिंदी की। अब पहाड़ी हिंदी में खस सौर सेनी में कौन होते हैं? कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, ये सब बोलियां किसमें आती हैं बाबू? ये पहाड़ी हिंदी में आती हैं। यानी कि इसका पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? तो खस हिंदी है। क्या है वो? खस सौर सेनी है। क्या है? खस सौर सेनी। खस सौर सेनी के अंतर्गत आपका पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी आती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये खस हो गया। अब राजस्थानी, ये क्या है? सौर सेनी। क्या हो? सौर सेनी। राजस्थानी क्या है? सौर सेनी है। इसमें क्या होते हैं? जयपुरी सीधे राजस्थान में आ जाए। जयपुरी, मेवाती, मालवी, ठीक है, मेवाती, मालवी, और आपका मारवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी, मालवी, और एक आता है ढूढ़ाड़ी, ये सब बोलियां हैं। और ये क्या है? उपभाषा है, ये उनके अपभ्रंश हैं। नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये हमारी क्या थी? बोलियां थी। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं, किस क्षेत्र की कौन सी बोली बोली जाती है, और वहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। और हर जगह का बोली के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, उनको क्या कहते हैं। चलिए, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।